तो आज इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जीविका को लेकर बिहार में सारे उम्मीदवारों को एक संदेह बना हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में है। तो आज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। लोगों का कहना है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मतलब कि हमारे जानने वाले लोगों ने भी किया, कुछ उम्मीदवार जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं या दूसरे गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमको जानते हैं वो भी कॉल किए हैं और वो कुछ जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का आया है कि एक उम्मीदवार को एक पद के लिए अप्लाई करना है कि एक से अधिक के लिए करना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो है आज हम सारा दूर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और चलिए आपको हम एक एक करके सारे समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं। तो जीविका जो है, आपको पता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी BRLPS एक ग्रामीण विकास के तहत एक संस्था है जो बिहार सरकार चला रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाए। तो जीविका के तहत बिहार सरकार ने क्या किया है कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं देकर उनके जो जीवन शैली में बदलाव लाने का कोशिश कर रहा है। तो इसके अंतर्गत बहुत तरह के वैकेंसी आए हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या उम्र सीमा है, क्या फी लगेगा एग्जाम, मतलब कि एग्जाम फी क्या रहेगा। तो सारा सॉल्यूशन आज हम देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि BRLPS के तहत बिहार सरकार एक योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव जैसे विभिन्न पदों के लिए 2747 रिक्तियां हैं। माने कि 2747 वैकेंसी आया है इसके तहत। अगर हम बात करें जीविका का, तो अब तक ये 534 ब्लॉक में लगभग 1.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के तक पहुंच चुका है। तो ये जीविका जो है एक लगातार सस्टेन तो कर ही रहा है और इसका ग्रोथ लेवल भी बढ़िया है। मतलब कि इससे बिहार में गरीब परिवारों में प्रोग्रेस देखने को मिला है, जिसके कारण बिहार सरकार इस पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। पिछले कई दिनों तक इन्होंने बहुत सारे महिलाओं को लेकर कार्यक्रम भी चलाया है और उसमें ये उनका जो कुछ त्रुटियां था, उनको खामियां था, उनको भी दूर करने का प्रयास कर रही है। तो ये बिहार सरकार ने इसके प्रति बहुत अपना जागरूकता दिखाया है और वो इसमें कई तरह के वैकेंसियां फिर से लाई है, ताकि इसका जो आउटपुट है और बेहतर से बेहतर हो सके। तो जैसे कि बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 का ओवरऑल हम बात करते हैं, तो इसका भर्ती का नाम है बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025, विभाग बिहार ग्रामीण आजीविका संदर्भ सोसाइटी BRLPS। पदों का संख्या 2747 है। आवेदन किस तरह से करेंगे, तो ऑनलाइन करेंगे। आवेदन का अंतिम तिथि जो है 18 अगस्त 2025, मतलब कि 18 अगस्त 2025 के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और ये कहाँ पे फॉर्म फिल होगा, तो इसका जो वेबसाइट है BRLPS.in, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 तरह का जो पद है, जो पोस्ट है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना रिक्तियां हैं, कितना वैकेंसीज है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए 73, केवल 73 पद है। इतना ही पोस्ट के लिए, इतना ही उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ये इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी भी विषय में स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसमें 235 रिक्तियां हैं। इसके अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी डिग्री है वो नहीं मान्य होगा। इसके अंतर ये जो निम्नलिखित 2-3 कृषि, पशुपालन, डेयरी टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में इससे आपने कोई डिप्लोमा या स्नातक किया है तो वैलिड होगा।
उसके अलावा कोई भी वैलिड नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। एरिया कोऑर्डिनेटर किसी भी विषय में स्नातक हैं तो कर सकते हैं। देखिए इस वैकेंसी में इंटर से कंसीडर किया गया है, इसके पहले जो वैकेंसी आया था उसमें 10th लेवल से शुरू किया था, लेकिन इस बार लेवल को बढ़ा दिया है, 10th लेवल को इसमें जगह नहीं है। अकाउंटेंट है जो कॉमर्स होना चाहिए, मैंने कोई भी वाणिज्य से स्नातक किया हो तो अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकता है, इसके लिए 167 पद है। ऑफिस असिस्टेंट, ये किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप करना आना चाहिए। बाकी आप किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए 187 वैकेंसी है, 187। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्तियां हैं, 1177, तो लोग इस पे ही ज़्यादा फाइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है और लॉजिकली भी इसी पे करना चाहिए। अगर आप एवरेज है पढ़ने में तो आप अपना करियर को क्यों बर्बाद करें, आप कोशिश करिए कि जिसमें एवरेज है तो इसी में फॉर्म फिल करें। इसमें पुरुष के लिए डिफाइन किया कि स्नातक होना चाहिए और महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। मैंने अगर पुरुष कोई फॉर्म भर रहा है, देखिए क्लियर, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे अब केवल हम स्नातक बोल देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पुरुष जो है वो स्नातक होना चाहिए तब वो सीसी का फॉर्म भर सकते हैं, और महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक में आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 534 वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर रिलेटेड कुछ डिग्री होना चाहिए, जैसे बीटेक होना चाहिए। तो बीटेक वाले मतलब कि इंजीनियर लोगों के लिए भी ये वैकेंसी है, तो इसमें जो कुछ इंजीनियरिंग किए हुए लड़के हैं वो भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बीसीए होना चाहिए, बीएससी आईटी सेक्टर से होना चाहिए, या पीजीडीसीए का डिग्री होना चाहिए, तो आप ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, कुछ भी मतलब कि समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे पर्सनली आपको रिप्लाई कर देंगे, या कोशिश करेंगे कि फिर से तुरंत कुछ मतलब कि जितना भी क्वेश्चंस आएंगे, जो डाउट्स आएंगे, उसके रिलेटेड एक और वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सिखाना है, तो टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए कि जब आप फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है। तो सबसे पहले कि हाल ही के पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। हाल ही का मतलब होता है कि करेंट का, मतलब 1-2 महीना पहले का है तो चलेगा। इससे ये दिक्कत होगा कि बाई द वे आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, पहले का भी फोटो हो तो देख नहीं रहा आपको, लेकिन जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपका अगर चेहरा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ होंगी। इसीलिए आप लेटेस्ट फोटो रंगीन जो होगा वही अब आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। स्कैन किया हुआ रंगीन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब कि आप हस्ताक्षर करके उसका फोटो या स्कैन कर लीजिए, ये काला या ब्लू पेन से ही है, मतलब नीले पेन से ही अप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई भी पेन वैलिड नहीं होगा। अंतिम योग्यता की मार्कशीट, मतलब कि आपने लास्ट क्या क्वालिफाई किया है, स्नातक किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी, उसका मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपके मार्कशीट में ग्रेड सीजीपीए है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए जो परसेंटेज में बदल के रखा हो, प्रतिशत में, मतलब कि मार्क्स परसेंटेज में चाहिए। SC ST BC EBC EWC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, SDO या उच्च स्तर से अधिकतम 400 KB का मान्य है, या EBC के लिए गैर क्रीमिलेयर क्लॉज के साथ प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार के मूल निवासी के लिए निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। दिव्यांग हैं, ठीक है, उन उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार के सिविल सर्जन द्वारा जारी हाल ही का प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब कि पहले का नहीं चलेगा, लेटेस्ट। अगर किसी के पास पुराना है तो अभी आप वो अपडेट करवा लीजिए, अभी भी टाइम है। आधार कार्ड या पैन कार्ड की स्कैन कॉपी लगेगा। कुछ पदों जैसे ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए कंप्यूटर टाइपिंग, जैसे कि अभी हमने बोला कि जो अकाउंटेंट है उनके लिए होना चाहिए क्या, टाइपिंग होना चाहिए, तो कंप्यूटर टाइपिंग या सॉफ्ट हैंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट है तो उनको लगाना पड़ेगा आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए। ऑफिस असिस्टेंट हो गया या आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए ये चीज़ जरूरी है। अब बताते हैं कि जो जीविका है, जिसका जो फॉर्म 30 जुलाई 2025 से भरा रहा है और 18 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा इसमें, जिसका घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। इसका घोषणा BRLPS के वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, तो आप वेबसाइट पे हमेशा अपडेट रहें। टाइपिंग टेस्ट केवल उन्हीं लोग का होगा जो CBT के में सिलेक्टेड होंगे, जिसका घोषणा मतलब कि रिटन एग्जाम का हो जाने के बाद ही होगा। अगर आयु सीमा का बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम आयु पुरुषों के लिए 37 है, समान जनरल में जो आते हैं। महिलाओं के लिए EWS BC UR के लिए 40 ईयर्स है, SC ST के लिए 42 ईयर्स है। तो 18 वर्ष से नीचे वालों के लिए ये नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं जो जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों का, एक एक चीज हम क्लियर करते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, लिख रहा है द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 अगस्त 2025। एप्लीकेशन बियॉन्ड दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब हो गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। यदि आप इस तिथि के बाद अपना आवेदन जमा करने का प्रयास करते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग, जैसे कि आज 12 तारीख हो गया, 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपका जितना भी डाउट था हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब आपको कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, बस वीडियो के साथ बने रहें। एक एक पॉइंट हम क्लियर कर किए हैं। जो इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए भी, ये जो बीच में जो कंटेंट है उन्हीं लोग के लिए है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली ये स्लाइड बड़ा है इसलिए इंग्लिश में हम नहीं समझा सकते, और बिहार वैकेंसी है तो इसमें मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम के ही होंगे, तो हम हिंदी पे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश हिंदी करेंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए हम ऊपर में बीच में लिख दिए हैं सिंपल भाषा में, उस चीज़ का मतलब क्या है आप वहाँ से समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। कह रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार ने आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास आवश्यक योग्यताएं या अनुभव नहीं है, आपने मान ले कि बोल जाए कि हम स्नातक किए हैं और उस मतलब स्नातक नहीं किए हैं और आप कोई फॉर्म को भर देते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस फॉर्म को नहीं रखा जाएगा, तो उन्हें पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी नौकरी के लिए किसी निश्चित स्तर की शिक्षा या अनुभव के वर्षों की आवश्यकता है और एक उम्मीदवार उन आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है, तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य व्यक्तियों को इस अवसर के लिए विचार किया जाए। मतलब कि जो अभी हमने बताया था यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर नहीं है तो उस फॉर्म को मत भरिएगा, पैसा वेस्ट जाएगा और आपका एक अपॉर्चुनिटी भी खो दीजिएगा। इसलिए आप ज़्यादा मतलब कि अपना मन का मत करिए, जो विभाग बोलता है, जो आयोग बोलता है उसके तहत ही करिए। थर्ड है मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल द पोस्ट। कह रहा है कि आपको ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, जब तक 18 अगस्त तक जो मान्य है, तो उस समय तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद एक दिन के लिए भी वैलिड नहीं होगा, एक दिन भी कम होगा तो फॉर्म मत भरिएगा। अगर 18 अगस्त तक आपका उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तभी इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। इसमें आपका पैसा वेस्ट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि आप उस तारीख तक 18 वर्ष से छोटे हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन देने के लिए पात्र नहीं हैं। आगे, रिजर्वेशन फैसिलिटी वुड बी एप्लीकेबल ओनली टू द बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट्स। द परमानेंट एड्रेस furnished in the application form shall be considered as domicile for the purpose of reservation। कह रहा है कि यदि आप किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जहां आरक्षण की पेशकश की जाती है, तो सुनिश्चित करें कि आपका अस्थायी पता आपके बिहार निवासी स्थिति को दर्शाता है, विशेष रूप से यदि आप उन लाभों पर निर्भर कर रहे हैं। मतलब कि आप रिजर्वेशन के अंदर में है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। पहला तो आपका बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका कुछ रिजर्वेशन है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे ओबीसी SC ST में आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन द लाइट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
फाइल नंबर 11 AANISAPA 12575 पटना 15 डेट 9/7/2025 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू द फीमेल कैंडिडेट विल only be applicable to the female candidate who is completely a native of the state of बिहार। देखिए यहाँ क्लियर लिखा है कि 35% लड़कियों का स्पेशल आरक्षण है, लेकिन कब? जब वो बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनका जो निवास स्थान है बिहार होना चाहिए। तो कह रहा बिहार ग्रामीण जीवन निर्वाह संदर्भ समाज BRLPS के तहत भर्ती प्रक्रिया महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण नीति को परिभाषित करता है। यह आरक्षण उन महिला उम्मीदवारों के लिए लागू है जो पूर्ण रूप से बिहार राज्य के निवासी है। बिहार से बाहर वालों के लिए आरक्षण नहीं है और यह बिना आरक्षित और आरक्षित दोनों श्रेणियों में लागू होगा। मतलब इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप लड़की हैं, सीधा 35% आरक्षण मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आयोग ने लड़कियों को बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी दिया है। तो ऑल द बेस्ट सभी लड़कियों को, लग जाइए मेहनत करने में, हम आपको सपोर्ट कर दिए हैं। अब किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्म फिल करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल बी फिक्स्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ संकल्प नंबर इतना, डेटेड इतना एंड लेटर नंबर इतना। कह रहा कि बिहार सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक संकल्प संख्या 10,000 दिनांक इतना और पत्र संख्या इतना दिनांक में निर्दिष्ट प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर also advised in their own interest to apply online well before the closing date and not wait for the last date of submission to avoid possibility of link failure or any other technical issue whatsoever. There shall not be any responsibility of the BRLPS if any candidates fail to finally submit the application form before the last date of submission on account of a first reasons or for any other reason beyond its control। कह रहा है कि उम्मीदवारों को तकनीकी समस्या से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले अच्छी तरह से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। BRLPS किसी भी ऐसी समस्याओं या अन्य कारणों के कारण समय सीमा से पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर है। इनका कहना है कि आवेदन का जो अंतिम तिथि है, अगर आप उस डेट में फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं कोई भी टेक्निकल इश्यू के कारण या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम के कारण नहीं भर पाते हैं, तो उसके लिए BRLPS जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉर्म 1-2 दिन के अंदर भर दीजिए। आप कोशिश करिए कि 16 से पहले इस चीज़ को कंप्लीट करके अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। भगवान आपके साथ है, मेहनत करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। क्योंकि आयोग खुल के बोल रहा है कि हम कहीं पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम कहीं पे जिम्मेदार नहीं है। हम पहले आपको बोले हैं कि इस तरह का समस्याओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप 18 तारीख का वेट नहीं करिए, पहले इस चीज को कंप्लीट करिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ एनी इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड then the candidate will be solely responsible for the same, and on the basis of false and incomplete information the application form shall be rejected at any stage of the selection process without giving any reason notice on furnishing any false certificate or indicating wrong category in the application form, or in case of any other default the BRLPS may reject the at any stage of the selection and take legal action against them। तो बोल रहा है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही और संपूर्ण जानकारी के लिए सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। झूठी, अधूरी या गलत जानकारी प्रदान करने से किसी भी चरण में बिना नोटिस के आवेदन या उम्मीदवारों का अस्वीकरण हो सकता है। झूठे प्रमाण पत्र या गलत श्रेणी जानकारी प्राप्त करने से अयोग्यता और BRLPS द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मतलब बोल रहा है कि आप फॉर्म में कुछ फॉल्स लिख रहे हैं कि हम
आपके पास डिग्री है नहीं, फॉल्स डिग्री दिखा रहे हैं या कहीं से खरीद के डिग्री या बना के डिग्री को दिखा रहे हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर आपको तो पहले रिजेक्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो आपसे उम्मीद है फ्रॉड नहीं करें, जो आपके पास है उसी के बेसिस पे भरे, अगर नहीं है तो नहीं भरे। आप अपने जीवन को खतरे में मत डालिए, नहीं तो एक फॉर्म के कारण आप अपना करियर से हाथ धो पाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं देने दिया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने तरफ से 100% सही रहिए, सही से फॉर्म भरिए, सावधानी से पढ़िए। In case it is found at any time in future that a candidate has used, uploaded the photographs and or signature of someone else in his her application form, admit card, or she had tempered him he admit card result, this act of the candidate shall be retreated as unfair means and legal action can be taken against them। बोल रहा है कि अगर आप बाद में भी अगर यदि किसी उम्मीदवार को यह पाया जाता है कि उसके किसी भी तस्वीर या हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है, मैंने किसी और का हस्ताक्षर या तस्वीर यूज किए हैं या दूसरे का प्रमाण पत्र या कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। पहला तो नौकरी से हाथ धो दीजिएगा, उसके बाद जीवन में कोई भी नौकरी नहीं कर पाइएगा और लीगल केस भी आपके ऊपर होगा, लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए इस सब चीज़ों से दूर रहें। बार बार हम यही बोल रहे हैं, जो है आपके पास उसके बेसिस पे आप फॉर्म को फिल करें, नहीं है तो आप पहले उस चीज़ को पाइए ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिले। इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए, आप अपना जीवन को दांव पे मत लगाइए, आप अपने करियर को दांव पे मत लगाइए। करें ओनली वन एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट फॉर वन पोजीशन। In case more than one application, multiple application form are submitted by the same candidate, then the last application form corrected in all respected shall only be taken into account for considering his या her constituents। कह रहा है ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत लोगों से आया, बहुत लगभग 100 से ऊपर लोग ने हमको कॉल किया इसके लेकर। तो हम आपको कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आयोग खुल के बोल रहा है, आप समझिए, बोल रहा है कि आप अगर कैंडिडेट हैं तो केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधा लिखा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड बाय द सेम कैंडिडेट, देन द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। कह रहा है कि अगर आप एक कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए अगर फॉर्म फिल किया है तो जो लास्ट होगा, सारा रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत नहीं तो इस केस में रिजेक्ट भी कर देना चाहिए, क्योंकि जब आयोग बोल दिया है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन आपका पास पैसा ज़्यादा है तो आप भरिए, लेकिन आयोग यहाँ क्लियर बोल दिया है कि एक से अधिक मान्य नहीं होगा, आपका जो लास्ट में जो भरेंगे वही मान्य होगा। तो ये कंफर्म हो जाइए कि एक कैंडिडेट एक पोस्ट है, एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है। आपको जिसके लिए एलिजिबल है, आपका जो स्टेमिना है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो नॉलेज लेवल है, उसके हिसाब से आप खुद को जज करिए कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिल करें। तो ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भरेगा, मल्टीपल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा किसी भी कारण से। करे ओनली सच दिव्यांग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर scribes who are not capable of writing in CBT on their own as per Disability Rights Act 2060. Such candidates will have to submit a recent certificate in prescribed format duly issued by the civil surgeon of government of Bihar, respective state government। ये दिव्यांग लोगों के लिए मैंने कि कहना चाह रहा है, सिंपल हम समझा देते हैं कि यदि आप एक दिव्यांग उम्मीदवार हैं जो एक लिपिक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से सही प्रारूप में प्राप्त करें, वो भी बिहार सरकार का होना चाहिए, बाहर का मान नहीं होगा। इससे अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने समय संलग्न करें। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। समझे कि BRLPS
लिपिक नियुक्त करेगा, आप अपना लिपिक नहीं ला सकते हैं। एक्सटेंसिव फील्ड विजिट इज एसोसिएटेड विथ ऑल द पोजीशंस। अब ये जॉब के बारे में आपको क्लियर बता रहा है कि ये जो जॉब है इसमें आपको ऑफिस जॉब नहीं है, आपको फील्ड विजिट का आवश्यकता पड़ सकता है, फील्ड में जाना पड़ सकता है। सभी पद में जो भर्तियां हैं उल्लेखित है व्यापक फील्ड विजिट का समावेश करता है। मतलब कि इसमें जितना भी पोस्ट है वो ऑफिस रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमेशा ऑफिस में बैठना है, आपको जरूरत पड़ने पे फील्ड में जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में अक्सर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि ऑफिस में बैठ के काम करना है तो वो फॉर्म नहीं भरे, आपको गांव में जाना पड़ेगा, गांव में लोगों से मिलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। आवेदक के लिए कि शारीरिक गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। आप अपना एक्टिविटी, बीमार होते, धूप में चला नहीं जाता, ये सब चीज़ के लिए पहले आप खुद को देख लें, क्योंकि आयोग खुल के बोल रहा है कि इस तरह का होने के बाद कोई भी शिकायत सुना नहीं जाएगा। हाँ, अगर मेडिकल इशू बाद में होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी इस फॉर्म को ना भरें। उम्मीदवारों को साइट पर काम करने में सहज, क्योंकि आपको मेडिकल जब चेक होगा उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस सब इसमें अस्थायी समुदाय के साथ बातचीत करना, मतलब कि वही बोले गांव में जाकर लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, निगरानी करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये फील्ड में आपको जाना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एनी रिक्वेस्ट with regard to change of any category shall not be entertained. In case of women candidates, caste certificate issue from father's side shall only be treated as valid. करा कि अंतिम सबमिशन से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी श्रेणी किसी ढंग से चयनित है। मतलब कि फाइनल जब सबमिशन कर रहे हैं तो उसके पहले आप बार बार 2-3-4 बार अपना फॉर्म को सही से देख लें, क्योंकि बाद में आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। महिला उम्मीदवारों को एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना और अपलोड करना चाहिए जो उनके पिता की जाति को दर्शाता हो, ठीक है, जो उचित प्राधिकार द्वारा जारी किया गया है। कोई पदाधिकारी जो है उसके आप बना लीजिए जाति प्रमाण पत्र। करें प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट या मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय पोस्ट टू द BRL। अब मान लीजिए कि ये कहना चाह रहा है कि आपने फॉर्म फिल किया, आपने कुछ छोड़ दिया या आपके पास डॉक्यूमेंट लेट से आया, आप कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं ला पाए, कुछ नहीं, तो बाद में उसको आप नहीं भेज सकते हैं, पोस्ट नहीं करना है। आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप अगर सोच रहे कि अभी फॉर्म भर लेते हैं बाद में उसको पोस्ट कर लेंगे BRLPS को, तो वो मान्य नहीं है। आपको जो करना है ऑनलाइन सबमिशन के टाइम पे ही करना है, बाद में इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए, कोई भी प्रिंट और डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में नहीं जाएगा, जो भी अपलोड करना हो सॉफ्ट कॉपी में करना है। कैंडिडेट मस्ट कीप प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फोटो ID, 3 copy of colored passport size photograph and 1 set of photocopy of all required certificate of fulfillment of eligibility criteria. Keep all document in original, also proceed the same of the time of document verification. अगर आपका क्वालिफिकेशन, मतलब आप क्वालिफाइड कर जाते हैं आप इस पोस्ट में, किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको निम्नलिखित चीज़ पहले से रखना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है, फ़ोटो ID रखना है, ठीक है, 3 कलर फोटो आपको पासपोर्ट साइज का रखना है। आवेदन पत्र के प्रिंट आउट निकाल लें, जो भी आवेदन पत्र है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो जो आपने दिखाया है कि हमारे पास ये है, उसका एक एक फोटो कॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। तो आवश्यक प्रमाण पत्र, फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों चाहिए। तो इसका आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय इसका काम आएगा, ठीक है। करा कि आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टरवर्ड्स विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। करा कि एक बार जब आप अपना आवेदन फॉर्म जमा करते हैं तो आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई सुधार, अपडेट या संपादन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तिगत विवरणों, योग्यताओं और अपलोड किए गए दस्तावेजों की समीक्षा कर ले अच्छे से। सुनिश्चित करें कि आपकी संपूर्ण जानकारी सही है। ये संपर्क नहीं, संपूर्ण है, संपूर्ण जानकारी सही है, ठीक है। तो जब भी फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रॉपर चेक करना है। अब करा कि
कोई भी केवल बिहार राज्य के उम्मीदवार श्रेणी अंतर्गत आरक्षण, कोई भी आरक्षण एसटी एससी जाति का लेना चाहता हो केवल बिहार के लिए ही मान्य होगा। बीसी ईबीसी उम्मीदवारों को एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग की तारीख पर आप मान होना चाहिए। ठीक है, यह ज्वाइनिंग की तारीख से 1 वर्ष के भीतर जारी किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है वो नहीं वैलिड होगा। अभी आप करेंटली कुछ बना लीजिए, अगर 4 5 5 6 महीने, मतलब कि ज्वाइनिंग जिस डेट का होगा उससे 1 साल के अंदर का होना चाहिए, उसके पहले का मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में जाति का नाम सरकारी बिहार सरकार की सूची नोटिफिकेशन के साथ सटीक हर अक्षर द्वारा मेल खाना चाहिए। सर्टिफिकेट एक एसडीओ उप मंडल अधिकारी या उच्च स्तर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। सीधा बोला है कि जो सर्टिफिकेट बनेगा एसटी एससी ये सब का, वो एसडीओ से होना चाहिए या कोई उच्च प्राधिकरण द्वारा होना चाहिए, नॉर्मल आदमी का नहीं चलेगा। Correct. It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the examination, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified. It does not vest any right with such candidates to get appointed. The eligibility is subjected to final verification of document by the complete authority. The candidate shall satisfy his or her eligibility before appearing in the selection process and shall be personally responsible in case he or she is not found eligible at any stage to apply as per the given eligibility criteria। कह रहा है कि परीक्षा देने की अनुमति होना इस बात का मतलब नहीं है कि आपकी पात्रता की पुष्टि की गई है। मतलब कि आपको एडमिट कार्ड भेज दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, ये दिमाग में मत रखिएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही छांटा जाएगा। यह नौकरी या नियुक्ति की गारंटी नहीं देता। अंतिम पात्रता की पुष्टि के समय, मतलब कि ये मत सोचिएगा कि अब तो हम क्वालिफाई हो गए हैं तो हमको तो रिजल्ट होना ही होना है, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप फाइनल स्टेज तक मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल चेक, ये सब सारा चीज़ कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप खुद को ये नहीं माने कि हम पास हो गए। केवल रिटन एग्जाम पास होने से पास नहीं होइएगा। Correct. Next, information uploaded on the official website or of the BRLPS shall not be provided to the candidates or any other person under the Right to Information Act 2005। इसको समझाते हैं। BRLPS भर्ती से संबंधित जानकारी 2005 के सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई आरटीआई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी भर्ती संबंधी जानकारी अधिकारी बीआरपीएस वेबसाइट पर केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में संदर्भ के लिए किसी भी महत्वपूर्ण नोटिस, फॉर्म या अपडेट को डाउनलोड और सहेज के रखें। मतलब बोल रहा है कि अगर वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो ये बीआरएलपीएस गारंटी नहीं दे रहा है कि हम उसको लंबे समय तक रखेंगे। इसलिए अगर आपको ज़रूरत है तो एक कहीं मोबाइल में फोल्डर बना लीजिए, उसको डाउनलोड करके सहेज के रखिए। तो हम नीचे एक टिप्स भी लिखे हैं कि अपने डिवाइस पे सभी बीआरएलपीएस संबंधित दस्तावेज और अपडेट को स्टोर करने के लिए फोल्डर बनाएं ताकि बाद में एक्सेस खो न दें। क्योंकि बीआरएलपीएस खुद बोल रहा है कि हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखेंगे, बाद में ये गारंटी नहीं है कि जो नोटिफिकेशन आज निकाले हो कल आपको उस वेबसाइट पर मिलेगा। उसका कारण भी होता है बहुत सारा, प्राइवेसी को लेकर भी होता है, या वेबसाइट के ऊपर ओवरलोड ना हो, इसके लिए उन लोग ज़्यादा डेटा उस पर रखते नहीं हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल में उसको स्टोर करके रखेंगे। जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है, बीआरएलपीएस से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, आप अपना स्टोर करके मोबाइल में रखिए। क्योंकि आयोग खुल के बोल रहा है कि हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। एनी रिप्रेजेंटेशन फिल्ड बाई एनी एप्लीकेंट इन respect of requirement shall not be entertained once the process is initiated। कह रहा है कि एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उम्मीदवार द्वारा कोई भी प्रतिनिधित्व, अपील या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आप एक बार फॉर्म भर दिए तो आपको बोला, मतलब कि आपने किसी तरह का गलती किया तो सोचिएगा कि उसको सुधार कर लो, सुधार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया मानदंडों तथा निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकते। मतलब जो उनका निर्णय हो वही फाइनल डिसीजन होगा। आप उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं, मांग नहीं रख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको आवेदन जमा करने से पहले सही और पूरा हो। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आवेदन जब आप
ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर हमारे पास था, हमने ये भूल गया सर, भूल गया, वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। जो आपके पास है वो परफेक्ट, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट आईडी नंबर या जो भी डाल रहे हैं वो परफेक्ट डालिएगा। वहाँ पे फिर किसी भी तरह का छोटा सा भी लापरवाही को मान्य नहीं है, मर्सी नहीं किया जाएगा उसके लिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, इसको हम समझाते हैं कि तथात्मक जानकारी जैसे प्राप्त अंक, कट ऑफ स्कोर, चयन स्थिति केवल अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आरटीआई अधिनियम के तहत साझा की जा सकती है। केवल वह जानकारी जो आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त नहीं है प्रकट की जाएगी। ठीक है, जैसे कोई नहीं चुना जाएगा या अगर मैंने अधिक अंक प्राप्त किए हो तो। ठीक है, अटकन लगाने वाले प्रश्न जैसे क्या मुझे अगली बार माना जाएगा या मेरे मौका क्या है, इस तरह के। इसका टिप्स यही है, सीधा सा समझ लीजिए कि यदि आप परिणाम आने के बाद आरटीआई फाइल करने की योजना बना रहे हैं तो विशेष तथ्यात्मक डेटा न की राय या परिकल्पित परिदृश्यों प्राप्त करने पर ध्यान दें। ये कोई मतलब का चीज़ नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए, कोई फायदा नहीं। कह रहा है कि इन केस ए कैंडिडेट इज फाउंड प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और हिज हर आइडेंटिफाई इज प्रूव टू बी फॉल्स एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। कह रहा है कि झूठी जानकारी प्रदान करने के परिणाम, मतलब कि अगर आपने किसी भी कारण में बार बार बोल रहे, किसी भी कारण में झूठा प्रमाण पत्र या कुछ भी दे रहे हैं और आपने नौकरी कर, जैसे कि अभी पिछले टीचर वैकेंसी में देखूंगा कि बहुत सारा फ्रॉड पकड़ा रहा है फन्ना जिला में इतना, तो उनसे जो सैलरी जितना दिनों काम किए हैं उनका पूरा सैलरी का भी भुगतान लेगा और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इस तरह का गलती मत करिए। बाकी हम इस पर डाल रखें, सलाह भी दिए, हमेशा सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी प्रदान करते हैं वह सटीक, सत्यात्मक, सत्यापन योग्य और सत्य हो। किसी प्रकार की गलत जानकारी के गंभीर दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं। मतलब आपको प्रॉब्लम क्या, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम बार बार वही बोले, करियर खत्म हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जो समरी था वो हम इसके बारे में बता दिए। इसमें कि इन केस इट इज फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ requirement process that a candidate does not fulfill the eligibility norms and or at that she has suppressed twist destroyed। इसको हम समझा देते हैं कि यदि एक उम्मीदवार योग्यता मानदंडों को पूरा करने में असफल होता है तो यावर्ती प्रतिक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाता है, मतलब कि कोई भी चीज़ को आपने हिडन रखा है तो निम्नलिखित कार्रवाई किया जाएगा आपके साथ। नियुक्ति से पहले आवेदन के तत्काल निरसन, मतलब आपका तो पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेवा अगर प्राप्त कर लिया, मान लो किसी कारणवश आयोग से मिस हो गया, आयोग आपको पहचान नहीं पाया और बाद में उसको पकड़ता है, तो सिंपल सा बात है कि आपका पहला तो दंड के भागी होंगे और कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ क्लियर लिखा है कि जैसे पिछला बार भी पीछे भी इस पॉइंट को क्लियर किए हैं कि आपके पास अगर एडमिट कार्ड आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए, आपका सारा चीज़ सही है, ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड आएगा वो केवल परीक्षा देने के लिए होगा, बाकी सारा चीज़ आपका एग्जाम फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब आप सारे स्टेज से पार हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह का आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट भी होता है तब भी आप, अगर किसी कारणवश रिजेक्ट होता है, आपने कुछ गलत फॉर्म किया या गलत इन्फॉर्मेशन के कारण रिजेक्ट भी आयोग करता है, तो आपको किसी भी कारणवश पैसा वापस नहीं होगा। आप सही से विज्ञापन को पढ़ लें। प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन विल बी adopted while preparation of CBT result for such positions whose CBT exam may conduct in more than one shift। कह रहा है CBT परिणामों में सामान्यीकरण जन कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT मैंने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण कई शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। मतलब कि जो एग्जाम है एक ही शिफ्ट में नहीं होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट होगा, जो प्रत्येक शिफ्ट का कठिनाई स्तर विभिन्न हो सकते हैं। तो मतलब कि बोल रहा है कि क्वेश्चन एक नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, या विभिन्न शिफ्टों के बीच स्कोर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली
सांख्यिकीय प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों की अलग अलग कठिनाइयों के कारण असुविधा या सुविधा नहीं मिले। तो ये आयोग का अपना इंटरनल मामला है, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप नॉर्मलाइज करेगा। यह क्यों होता है, तो मूल्यांकन में मदद मिलता है और जो मेरिट लिस्ट बनता है इसी के बेसिस पे बनता है। इफ टू और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, कह रहा है कि अगर दो उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो जैसा कि हर एग्जाम में होता है उसी तरह इस एग्जाम में भी होगा, जन्म तिथि के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगा। जो उम्मीदवार अधिक उम्र का है उन्हें मेरिट सूची में उच्च रैंक दिया जाएगा, मतलब कि जिनका आयु ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब जिनका जन्म पहले हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले का है, उनको ज़्यादा उनको ऊंचा लेवल, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ जितना ज़्यादा, जितना बराबर अंक वालों को उतना ऊपर रखा जाएगा। या कई मतलब पहले भी भर्तियों में ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी में भी चेंज विदाउट प्रायर नोटिस एंड रोस्टर पोजीशन विल बी अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड। कह रहा है कि आयोग खुल के बोल रहा है कि रिक्तियों और रोस्टर बीआरएल के अधिकार में है। जरूरत पड़ने पे किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना रिक्तियों की संख्या बदल सकता है। रोस्टर पदों अगर उसको, इसका अर्थ यही हुआ कि उपलब्ध पदों की संख्या बढ़ सकती है। मान लो कि जितना पद है उसको बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो बढ़ा सकता है। आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली। मतलब बोल रहा है कि कोई भी अपडेट के लिए आप बार बार वेबसाइट से जुड़े रहे, ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करके निश्चिंत हो गए, क्योंकि बीआरएल खुल के बोलता है कि आपको व्यक्तिगत उम्मीदवारों को ईमेल संदेश या पत्र नहीं भेजा जाएगा, किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज पे नहीं आएगा, सभी जानकारी आपको वेबसाइट से ही लेना है। तो ये आशा मत करिए कि आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आएगा कि एग्ज़ाम कब है, कब रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा इस वेबसाइट से जुड़े रहे बीआरएलपीएस से। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप कोशिश करिए कि अगर लैपटॉप तो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो उसका बुक मार्क बना के रखे रहिए। जब भी मन खोलते हैं तो एक बार उसको भी क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन चेक कर लें। रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑन दिस पोजीशन एज पर द लेटेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कर रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है उस वही मान होगा, पहले से जो है उसका मान्य नहीं होगा। जो SC ST में है, OBC में, EWC में है। तो वर्तमान में जो रिजर्वेशन बिहार सरकार ने घोषणा किया है तो उसके आधार पे आप अपना प्रमाण पत्र बना लीजिए। BRPS रिजर्वेशन द राइट टू कैंसिल दिस रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस। इसका मतलब है कि BRL के पास अधिकार है कि किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रद्द करने का, पूर्व सूचना के बिना चयन प्रक्रिया का, परीक्षा योजना को संशोधित करने का। इसका उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है? तो प्रक्रिया की शुरुआत में जो घोषणा की गई थी वह आवश्यकता रूप से आगे नहीं बढ़ेगी। परिवर्तनों में शामिल हो सकता है परीक्षा का प्रारूप, मूल्यांकन मानदंड, चरणों की संख्या, साक्षात्कार या दस्तावेज सत्यापन के नियम। कह रहा है देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवोल्यूशन री चेकिंग। कह रहा है कि जैसे कि पहले ही बोले थे, जो एक बार आपने कर दिया वही फाइनल होगा, उसको बार बार चेक नहीं किया जाएगा। इस तरह का आयोग पहले से ही क्लियर कर रखा है कि उत्तर पत्रिका या अंकों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। जो एक बार नंबर आ गया तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। नो पे फिटमेंट बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। कर बीआरएल भर्ती में वेतन संरचना और फिटनेस नीति में क्या है कि पूर्व अनुभव के आधार पर कोई वेतन फिलफिल नहीं है। मतलब कि आप ये बोलिएगा कि हम पहले से हैं तो ये नहीं चलेगा। जो नया स्केल है उसी के आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पिछले अनुभव के आधार पर उच्च प्रारंभिक वेतन नहीं मिलेगा। प्रस्तावित वेतन प्रत्येक पद के लिए विज्ञापन वेतन के अनुसार होगा। प्रारंभिक वेतन टैली प्रशिक्षण पास करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, 2 वर्षीय अंतराल पर अनुभव के आधार पर इन पद पर सेवा करते समय वेतन पट्टी में संशोधन होगा। करा मंथली पे इंक्लूडिंग बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस।
तो कह रहा है कि बीआरपीएस में मासिक वेतन घटनाओं के मासिक निम्नलिखित शामिल है, मतलब इसके अंतर्गत आपको सैलरी के साथ और कुछ मिलेगा, जैसे बुनियादी वेतन, ठीक है, बेसिक पे जिसको बोलते, किसी भी भत्ते या कटौती से पहले का मूल वेतन राशि है। घर का किराया मतलब एचआरए भी आपको मिलेगा, आवास लागत को कवर करने में मदद करेगा इसका। परियोजना भत्ता माने कि जो प्रोजेक्ट अलाउंस है वो भी मिलेगा, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि मतलब कि ईपीएफ जो मिलता है वो भी आपको मिलेगा। ये घटक मिलकर आपको कुल मिला के ग्रॉस सैलरी मिलेगा, ये सारा आपको हर महीने दिया जाएगा। करा है कि अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स अलाउड टू बीआरएलपीएस एम्प्लॉय इंक्लूडिंग चाइल्ड एजुकेशन, तो इसको हिंदी में समझा देते हैं हम। करा है कि बीआरएलपीएस कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ, यहाँ उन लाभों की सूची है जिनकी उम्मीदवार कर्मचारी अपनी मासिक वेतन के अलावा भी उठा सकते हैं। जैसे कि पिछला बार हमने बताया कि एचआरए आपको प्रोजेक्ट भत्ता ये सब जो मिल रहा था, उसके अतिरिक्त भी आपको जैसे बाल शिक्षा भत्ता भी आपको मिलेगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि आपके पास सिर्फ 2 बच्चा होना चाहिए, वो 2 बच्चों के ही मिलेगा। वार्षिक वृद्धि होगा, हर साल आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मतलब 5% आयोग ने निर्धारित किया है। बाकी आपका परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक मूल वेतन का 30% तक, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये तो नॉर्मल है, 5% सबका होगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो जो आपका वेतन है उसका 30% तक हो सकता है। 30% नहीं, 30% तक, उसके अंदर 2% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। करा कि आम आत्म शिक्षण भत्ता, ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए समर्थन होता है। इसमें जैसे कि बीमा कवरेज भी होगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। और कुछ उम्मीदवारों के लिए जैसे कि लैपटॉप के लिए लैपटॉप रख रखाव भत्ता भी मिलेगा उनको। तो ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए, जैसे कि जो नीचे दिया गया है सीसी के लिए नहीं होगा, एसी के लिए नहीं होगा, कार्यालय सहायक के लिए नहीं होगा, लेखाकार के लिए नहीं होगा, एलएचएस के लिए जीविका विशेषज्ञ के लिए नहीं होगा। तो यह मेनली जो है एक ही है कि ये बीपीएम के लिए है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और जो आईटी वालों के लिए है, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी टिल एट, इसको हम समझा रहे हैं सीधा कि बीआरपीएस नौकरी के लिए संविदात्मक शर्त है। इसका शर्त क्या है, संविदा की अवधि नियमित उम्मीदवारों के लिए संविदा तब तक रहती है जब तक वो 60 वर्ष की उम्र तक हो, मतलब कि आपका नौकरी 60 साल तक रहेगा। सरकारी पीएसयू या बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। अगर आप कोई सरकारी बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उसके लिए 65 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है कि कर्मचारियों को अगर उन्हें अनुपयुक्त पाया जाता है तो बीआरएलपीएस प्रबंधक के विवेकाधिकार पर समाप्त किया जा सकता है। यदि बीआरपीएस परियोजना बंद होती है तो अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है ये आयोग क्लियर कर रहा है भाई कि अगर ये परियोजना बंद हो जाएगा तो आपका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक ये जीविका परियोजना चल रहा है तब तक आपका नौकरी है। Persons who had been separated from the BRLPS on disciplinary grounds need not apply as their constituents will not be considered। कह रहा है कि बीआरएलपीएस आवेदकों के लिए अयोग्यता क्लॉज, जिस व्यक्तियों को अनुशासनात्मक कारणों से बीआरएलपीएस से पहले अलग किया गया था वे आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। मतलब आप जीविका में काम कर रहे थे और आपको कोई अनुशासनहीन घटनाओं के कारण आपको रेस्ट्रिकेट किया गया था तो आप फिर से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको वहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि बीआरएलपीएस इस सब डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से सहेज कर रखता है। कह रहा है कि नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ बीआरएलपीएस। कह रहा है कि कोई भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा
यात्रा भत्ता जो होता है TADA, कब इस जो मतलब सिलेक्शन के दौरान कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको बुलाया गया रिटन एग्जाम के लिए या बुलाया गया आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो जो आपका ट्रेवलिंग में जो खर्चा होगा या TADA जो होता है दैनिक भत्ता होता है वो आपको नहीं मिलेगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। देयर वुड बी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 या 6 मंथ। कह रहा है कि BRFS रोजगार कर्मचारियों के लिए 3 से 6 महीने की प्रोबेशन अवधि लागू होगी। मतलब कि आप जब ज्वाइन करिएगा तो आपको ट्रेनिंग मतलब प्रोफेशन पीरियड में 3 से 6 महीने तक रखा जाएगा। पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रॉपर, उसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा। इस दौरान आपका प्रदर्शन, भूमिका, सब चीज़ का मूल्यांकन किया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो आप जब ज्वाइन करिएगा उस समय भी आपको 3 से 6 महीना तक मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम बेस्ट हैं, क्योंकि बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। आपने अपना एक बार जो छवि बना दिया वो आपका रिटायरमेंट तक रहेगा। द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट वुड बी अवेलेबल अप टू 6 मंथ। इसको समझा देते हैं कि कह रहा है कि BRLPS भर्ती के रिकॉर्ड अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से 6 महीना तक बनाए रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपका रिकॉर्ड 6 महीना तक बनाया जाएगा। इस अवधि के बाद गैर चुने गए उम्मीदवारों की सभी परीक्षा सामग्री हटा दी जाएगी। मतलब कि ये बोल रहा है कि आपने जब फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, तो इसके पास 6 महीना तक डॉक्यूमेंट रहेगा। 6 महीना के बाद इस आयोग के पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आपका रिकॉर्ड ये अपने पास 6 महीना के बाद नहीं रखेगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि किसके लिए कितना फी है, एग्ज़ाम फीस क्या है, फॉर्म फीस जो भर रहे हैं। तो ये हम सीधा क्लियर कर दे रहे हैं कि जो BC, EBC, EWS अनरिजर्व में आते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, सब के लिए 8000 है और ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी तरह से रिफंड नहीं होगा। लेकिन जो SC ST दिव्यांग है उनके लिए 500 रुपया है, बाकी सब के लिए 800 रुपया है। तो ये माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग, लड़कियां बोल रही थी कि हम तो लड़की हैं, हमको तो 500 होगा। नहीं, अगर आप लड़की हैं और आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आपको 800 रुपया देना होगा। और ये केवल ऑनलाइन ही मान्य होगा, ऑनलाइन के अलावा कुछ भी मान्य नहीं है, रिफंड नहीं होगा ये पैसा आपका। अब ये कटअप का बात करते हैं। तो कटअप के लिए आपका रिटन एग्जाम में जो अनरिजर्व में 50% लाना जरूरी है। EWC, BC, EBC के लिए 45% है और SC ST के लिए 40% है। ठीक है, इतना आपको लाना ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आयोग ने यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं किया है। आइए, बिहार सरकार की तरफ से और मेरे तरफ से भी एक गिफ्ट है कि जो हम बचा के रखे हैं उन लोगों के लिए जो पहले से जीविका से जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो BRLPS से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। उनका गिफ्ट ये है कि अगर आपके पास या अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी पद के लिए वैलिड हैं। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कि हमारे पास ये डिग्री नहीं है तो हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे। आपके पास, आप अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं। ये बिहार सरकार ने आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, समझ लीजिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो पहले से इस योजना से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो थैंक यू एवरीवन। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपका जितना भी डाउट था लगभग हमने सारा क्लियर कर दिया, क्योंकि जो भी जीविका का नोटिफिकेशन था हम सारा एक एक पॉइंट को कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कमेंट में जवाब देने लायक रहेगा तो जवाब दे देंगे, नहीं तो उसका एक छोटा सा फिर से वीडियो बना के
आपका जितना भी डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। तो जाइए आराम से फॉर्म को फिल करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।